नमस्कार, मनी गुरु देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। मनी गुरु में आज से हम शुरू करने जा रहे हैं ईयर एंड सीरीज, जहां हर दिन हम आपको बताएंगे कि 2026 में कैसी होनी चाहिए म्यूचुअल फंड में निवेश की स्ट्रैटेजी। और आज जो ईयर एंड सीरीज है, इसके पहले एपिसोड में हम बात करने वाले हैं नए साल में नए निवेश मंत्र के बारे में, जहां हम जानेंगे 2026 में क्या होना चाहिए आपका निवेश मंत्र। क्या अब बदल जाएंगे पहले से चले आ रहे जो निवेश के नियम है वो, और 2026 में कहां बनेंगे निवेश के बड़े मौके। इन तमाम बातों को जानेंगे हम आज के हमारे इस शो में। हमारे साथ इस शो में है आनंद राठी वेल्थ के डायरेक्टर ऋषिकेश पालवे और साथ ही कंप्लीट सर्कल वेल्थ के सीईओ क्षितिज महाजन भी इस वक्त हमारे साथ है। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। और कुल मिला के मुझे लगता है कि 2025 म्यूचुअल फंड के लिहाज से तो हर किसी को याद रहेगा, खास करके जो AUM रहा है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का, और जिस तरीके की बढ़त हमने ग्रोथ देखी, पूरी इकोनॉमी की जो तस्वीर रही है वो भी मैं चाहूंगी एक बार बता दूं। तो 2026 का इकोनॉमिक आउटलुक की जो तस्वीर है उसमें भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ काफी तेज रहने वाली है। GDP ग्रोथ का अनुमान तो करीब करीब 7% ज्यादा है, जो पिछले साल से ज्यादा है। घरेलू डिमांड लगातार मजबूत बनी हुई है, GST हो, खेती हो, इन सब से एक बहुत अच्छा आउटपुट सपोर्ट मिलेगा, ऐसी उम्मीद है। महंगाई दर 2 से 2.5% तक रहने का अनुमान है, और RBI ने जो रेपो रेट घटाया है तो लोन तो सस्ते होंगे ही, जाहिर सी बात है। यानी कि 2026 जो है वो गोल्डी लॉक्स मोमेंट वाला होने वाला है, और इसका मतलब ये होता है कि हाई ग्रोथ के साथ ही लो इन्फ्लेशन। कुल मिलाकर ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं और उनसे भी जानते हैं कि आपको इस बेहतरीन रहने वाले साल में किस तरीके की अपनी निवेश की स्ट्रैटेजी रखनी है। सबसे पहले ऋषिकेश, आपके पास आती हूं मैं। मुझे एक बात बताइए, अब तक जो चलते आ रहे निवेश के पैटर्न थे उसी में रहे, या 2026 में इसको थोड़ा रीसेट करने की जरूरत है? स्मिता जी नमस्ते, क्षितिज जी नमस्ते और सारे दर्शकों को नमस्ते। ये बहुत बेहतरीन सवाल है कि स्ट्रैटेजी चेंज करने की जरूरत है या स्ट्रैटेजी चेंज करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आपको आपका गोल या आपका लक्ष्य निर्धारित करना बहुत जरूरी है। अगर आपने आपका लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है तो सबसे पहले आपका लक्ष्य निर्धारित कीजिए। आपका केंद्र बिंदु जो है वो लक्ष्य होना चाहिए, ना कि प्रोडक्ट्स या फिर रिटर्न्स होने चाहिए। तो सबसे पहले आप एक बार लक्ष्य निर्धारित कर लो तो उसके अनुसार एक रणनीति बनानी बहुत जरूरी है। जब आप रणनीति बना रहे हो तो कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं इन्वेस्टमेंट के, वो ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। जैसे डाइवर्सिफिकेशन हो गया, एसेट एलोकेशन हो गया, कंपाउंडिंग हो गया। तो ये 3 प्रिंसिपल्स है, वो आपको ध्यान में रखने बहुत जरूरी है। और जब आप रणनीति बना रहे हो तो आपको तो अपनी अवधि कितनी है ये जानना बहुत जरूरी है। आप कितने अवधि के लिए निवेश करना चाहते हो ये जानना बहुत जरूरी है। उसके अनुसार आपका एसेट एलोकेशन होगा, कितना पैसा इक्विटी में जाना चाहिए, कितना पैसा डेट में जाना चाहिए। जैसे हमने देखा पिछले साल गोल्ड काफी अच्छा रिटर्न्स दिया था गोल्ड ने, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमारी रणनीति छोड़ दें। अगर रणनीति आपनी है तो लंबे समय के लिए आपनी होगी। एक ट्रेडिंग माइंडसेट से दूर जाना चाहिए और एक इन्वेस्टमेंट माइंडसेट की तरफ आना चाहिए। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट माइंडसेट में रह के गोल्ड में निवेश करना है तो बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन एक स्ट्रैटेजी होनी बहुत जरूरी है। और एक बार आपने एक स्ट्रैटेजी या रणनीति एस्टैब्लिश कर ली तो उसके बाद उसको फॉलो करना चाहिए। मार्केट में क्या हो रहा है, क्या चढ़ रहा है, क्या उतर रहा है, उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि मार्केट फोर्सेस वॉलेटाइल होते हैं। इससे हमको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। और लास्टली मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। एक हर महीने हर क्वार्टर उसको मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। तो ये मैनेजमेंट के 4-5 स्टेप्स है, वो आपको ध्यान में रखने होंगे। सबसे पहले आपको लक्ष्य निर्धारित करना होगा, दूसरा है आपको रणनीति एस्टैब्लिश करनी होगी। लेकिन जब आप रणनीति एस्टैब्लिश कर रहे हो तो प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ध्यान में रखने होंगे। तीसरी चीज ये है कि उसको इम्प्लीमेंट करना होगा, और चौथी चीज है उसको मॉनिटर करते रहना चाहिए। तो ये 4 चीजों का पालन करोगे तो आपकी निवेश की यात्रा काफी सुखमय होगी। बिल्कुल, मुझे लगता है आज हमारे दर्शकों को कॉपी और पेन लेकर बैठना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे निवेश के मंत्र जो हैं वो आज निकलने वाले हैं हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से भी। ऋषिकेश, अभी और भी आपसे जानेंगे इस पर, लेकिन अब क्षितिज आपके पास आते हैं। आप मुझे बताइए, नए साल का नया मंत्र डाइवर्सिफिकेशन, इसके लिए क्या रहेगी स्ट्रैटेजी? स्मिता नमस्ते, ऋषिकेश भाई नमस्ते। बहुत अच्छे से आई थिंक आगाज किया ऋषिकेश भाई ने, बहुत सिंप्लीफाई किया है। यू नो, एंड जस्ट टेकिंग फॉरवर्ड जो आपने पहले बात बोली गोल्डी लॉक की, स्मिता, आई थिंक वी आर ब्लेस्ड कि ये जो साल स्टेप इन कर रहा है उसमें हर चीज पॉजिटिव है, और जो नेगेटिव है वो मार्केट में ऑलरेडी प्राइस्ड इन है।
बिकॉज ये भी समझना जरूरी है कि जो नेगेटिव न्यूज जो हो सकती है आज की डेट में, वो एवरीथिंग इज प्राइस्ड इन मार्केट। एंड ये 14 15 महीने का जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स ने अपना स्टेबिलिटी दिखाया है और अपना रेजिलियंस दिखाया है मार्केट फॉल या नो रिटर्न के प्रति, आई थिंक वो कहीं ना कहीं प्ले आउट करेगा। तो जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन की आप जब बात कर रहे हैं, आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जितना हो सकता है सारे, वो कहावत है ना, सारे एग्स एक बास्केट में डाल के उसे डाइवर्सिफाई करें। और सबसे पहले अपना अपना एक गोल्ड प्लान और रिस्क एपेटाइट निर्धारित करें। क्योंकि अगर आपका गोल्ड प्लान है कि आपको कोई चीज़ 5 या 7 साल में अचीव करनी है और आपका रिस्क एपेटाइट अच्छा है और स्टिल अगर आप फिक्स इनकम में ही हैं उस गोल के लिए, तो शायद आपको वो टाइम ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि आज की डेट में आपको डिपॉज़िट रेट 60 5 साढ़े 5 से ऊपर नहीं मिलेंगे। मेबी 6% मिल जाए सीनियर सिटीज़न में कहीं पे, बिकॉज़ आपका रेपो ही 5.25% पे है। तो आई थिंक डाइवर्सिफ़ाई करने के लिए गोल और रिस्क एपेटाइट बनाएँ और उस हिसाब से फिर फर्दर अक्रॉस एसेट क्लास, मान लीजिए अगर 70-30 निकल के आया कि 70% आपको इक्विटी करना है, 30 आपको डेट करना है। तो डेट में जब का आपका मैच्योरिटी है, बिकॉज़ डेट भी वोलेटाइल हो सकता है। अभी ठीक है, अभी रेट कट्स हुए हैं, बट उसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आया यील्ड में। देखिए रेपो 5.25 पे है, 10 ईयर आपका 7.55 7.6 के आसपास है। ये गैप इतना बड़ा नहीं होता है, ये 40-50 पैसे का गैप होता है। कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड है कि इसका बेनिफिट मिलेगा जीसेक फंड्स को, बट आप अपनी एलोकेशन 100% डेट की जीसेक फंड में मत करिए। डिपेंडिंग ऑन 3 साल की मेच्योरिटी है तो 3 साल के शॉर्ट टर्म का जहां एवरेज मेच्योरिटी है पेपर में, उसमें फंड में लगाएं। 1 साल का पैसा है तो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म और आर्बिट्राज फंड में लगाएं। तो डिपेंडिंग ऑन कब मेच्योरिटी करें। इक्विटी में भी बास्केट बनाएं। आपके पास मान लीजिए 70% एलोकेट करना है, तो उसमें से बास्केट बना के पहले एक इंडेक्स फंड, अब अगर फैक्टर बेस करना है तो फैक्टर बेस फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, मल्टी कैप फंड, लार्जर मिड कैप फंड, और अब तो मिड और स्मॉल कैप अच्छी वैल्यूएशन पे हैं इस समय। तो बहुत हद तक हम मना करते हैं डायरेक्टली इंगेज करने के लिए, बट अब आप इन अ स्टैगर्ड मैनर मिड और स्मॉल कैप या एसटीपी एससीपी के थ्रू आप एलोकेशन ले सकते हैं। तो अक्रॉस बास्केट आप स्टैगर करें एंड बेनिफिट लीजिए। जो आपके पास टूल्स अवेलेबल हैं, डेटा पॉइंट्स अवेलेबल हैं, ऐसे शोज हैं जहाँ पे ऐसी बात हो रही है, उनके बेनिफिट्स लीजिए और फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़िए। बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा था कि हर किसी को पेन और पेपर रखना चाहिए। इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें आज जिस तरीके से आप लोग एक-एक करके बता रहे हैं बड़े आराम से, किसी को भी इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा आने वाले साल में। अब लॉन्ग टर्म निवेश की अगर बात करें ऋषिकेश, तो चाहे 2026 हो चाहे 2036 आएगा, ये कभी ओल्ड फैशन नहीं हो सकता। बताएं ज़रा इसके फ़ायदे कैसे मिलेंगे लोगों को आने वाले साल में? स्मिता जी, लॉन्ग टर्म के लिए एक चीज, एक मूल मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म के लिए कंपाउंडिंग आपको काफी सहायता करता है। और अगर आप इक्विटी में निवेश करते हो तो कंपाउंडिंग बिल्कुल आपकी सहायता करेगा। जैसे हम लॉन्ग टर्म कहते हैं तो पहले लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। कोई भी निवेश की अवधि जो है वो 5 या 7 साल या अधिक है तो उसे आप लॉन्ग टर्म मान सकते हैं। और अगर आपका लॉन्ग टर्म होराइजन है, अगर निवेश करने का अवधि 7 साल से ऊपर है या 5 साल से ऊपर है, तो आपने आपका गोल जो है या रिटर्न टारगेट जो है वो करीब करीब 12 से 13% का रखना चाहिए। और वो 12 से 13% रिटर्न कमाने के लिए आपको एक एसेट एलोकेशन करना बहुत जरूरी होगा। क्या एसेट एलोकेशन होना चाहिए? तो 80% जो है वो इक्विटी में रखना चाहिए और बचे 20% जो है वो डेट में रखना चाहिए। जब मैं कह रहा हूं कि एसेट एलोकेशन 80% इक्विटी में होना चाहिए, तो उसमें भी आपको कहाँ निवेश करना है ये जानना बहुत जरूरी है। जब आप इक्विटी में निवेश करते हो तो आपने म्यूचुअल फंड्स के द्वारा निवेश करना बहुत अच्छा और फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि वेरी वेल रेगुलेटेड है, काफी ट्रांसपेरेंट है। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहिए। अभी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में कहाँ निवेश करना चाहिए? तो 13 कैटेगरीज है। उन 13 कैटेगरीज में कुछ 8-9 कैटेगरीज है जहाँ पे आपकी अल्फा बनने की गुंजाइश बहुत ज्यादा हाई होती है। कौन सी कैटेगरीज है? जैसे फ्लेक्सी कैप हो गया, मल्टी कैप हो गया, लार्ज कैप हो गया, लार्ज एंड मिड हो गया, स्मॉल कैप हो गया। ये कुछ कैटेगरीज है, वहां पे आपने निवेश करना चाहिए ताकि आपका निफ्टी से अधिक रिटर्न बने, जिसे हम अल्फा कहते हैं। और मार्केट कैप में भी डाइवर्सिफिकेशन करना जरूरी है। 55% जो है वो आप लार्ज कैप में निवेश कीजिएगा, 25% जो है वो मिड कैप में, और बचे 25% जो है आप स्मॉल कैप में कीजिएगा। तो ये हुआ इक्विटी का निवेश जो 80% आपके पोर्टफोलियो का है। बचा 20% जो डेट में निवेश कर रहे हो, तो मेरा ये कहना होगा कि आप गिल्ड फंड्स में निवेश कीजिएगा। अगर आप गिल्ड फंड में निवेश करते हो
तो आप 6.5-7% का रिटर्न पाओगे। लेकिन आपका जो क्रेडिट रिस्क है वो आउट ऑफ द विंडो हो जाएगा, क्योंकि आप जो पैसे लेंड कर रहे हो डेट के द्वारा वो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कर रहे हो, और सॉवरेन जो है वो सबसे अच्छा क्रेडिट माना जाता है किसी भी कंट्री में। तो ये समीकरण के हिसाब से अगर वो निवेश करें लॉन्ग टर्म के लिए 80% इक्विटी में और 20% डेट में, तो 12-13% रिटर्न बनने की गुंजाइश बहुत अच्छी होती है। बिल्कुल, तो बहुत अच्छी एक एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी, उसके साथ ही लॉन्ग टर्म आपके लिए कैसे फायदेमंद रहता है और कहाँ आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है, जैसे कहते हैं कि कंपाउंडिंग का जादू आपके पोर्टफोलियो में होता है। अब दो बातें जो मैं आपसे समझना चाहूंगी क्षितिज, वो ये कि कैश लिक्विड रखना कितना जरूरी है, और दूसरा कि अगर हम कहीं निवेश कर रहे हैं तो वहां पर कॉस्ट और फीस देखना भी जरूरी होता है क्या? वेल, देखिए, आप इमरजेंसी फंड आपको हमेशा रखना ही है। अब डिफरेंट पीपल डिफाइन डिफरेंट थिंग्स, तो मुझे लगता है बिकॉज ऑफ क्रेडिट कार्ड एज के कारण आपको 1.5 साल का इमरजेंसी फंड रखने की जरूरत नहीं है। आई थिंक कहीं से आप 9 महीने से 1 साल का भी अपना जो आपकी मंथली इनकम है उसका 9 महीने से 1 साल का अगर आप इमरजेंसी फंड रखते हैं, आई थिंक दैट विल टेक केयर ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स। ना इसमें कई चीजें गिवन है कि दैट आपके पास पोर्टफोलियो से पहले आपके पास टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस होना भी जरूरी है, बिकॉज मेडिकल आज बहुत बड़ा एक्सपेंस है। सो आई थिंक ओवरऑल यस, इमरजेंसी फंड को आप एक एक बैलेंस अप्रोच के थ्रू अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड या फिर आपका आर्बिट्राज फंड में पार्क कर सकते हैं, क्योंकि जो आपको लग रहा है कि मेजर पोर्शन नहीं यूज होगा आपका, आप आर्बिट्राज में रखिए, क्योंकि वो टैक्स फ्रेंडली ज्यादा है। 1 साल के बाद आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% ही लगता है, जबकि लिक्विड फंड में या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में आपको एज पर टैक्स स्लैब देना पड़ता है। आपका दूसरा प्रश्न क्या था स्मिता? बिल्कुल, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि क्या 2026 में भी जब हम इन्वेस्टमेंट की सोचे तो हमें फंड्स के कॉस्ट और साथ में जो हिडन चार्जेस होते हैं उनका ध्यान रखना जरूरी है? स्मिता, एक्चुअली हमें ना बड़ी पिक्चर देखनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। यू नो, कॉस्ट ऑब्वियसली इज इम्पोर्टेंट, एंड से भी आए दिन कोशिश करता है कैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट ऑफरिंग दें विजाविज कम कॉस्ट पे, एंड वो सेबी की एक अपनी कोशिश रहती ही हमेशा। बट एट द सेम टाइम मैं ये बोलूंगा दैट क्लाइंट्स जब फंड शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं वो कॉस्ट जरूर पार्ट देखें, बट एट द सेम टाइम सिर्फ कॉस्ट नहीं देखें, आप देखिए फ्यूचरिस्टिक अप्रोच उस फंड की कैसी है। सेबी ने आपके लिए आज की रेट में ETF भी लाके रख दिए हैं। ETF तो बहुत कम कॉस्ट के हैं, इंडेक्स फंड्स हैं। अभी काफी लोग लार्ज कैप फंड में बात करते हैं इन्वेस्ट करने की, मैं कहता हूँ लार्ज कैप म्यूचुअल फंड ना करके आप इंडेक्स फंड कीजिए। इंडेक्स फंड 1/3 या हाफ कॉस्ट पे आपको मिल जाते हैं। निफ्टी 50 आपको एक्सपोजर देता है। अगेन दिस इज मेरा थॉट है, आप अपना ड्यू डिलिजेंस कीजिए इन्वेस्ट करने से पहले, ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करने का जो आने वाले टाइम में लार्ज कैप हो सकती है। आई थिंक एक्सपेंस इज इंपॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम सिर्फ एक्सपेंस कम है इसलिए मैं इन्वेस्ट करूँ वो सही नहीं है, ये पास्ट परफॉर्मेंस अच्छी है इसलिए मैं इन्वेस्ट करूँ वो सही नहीं है। एज रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, गोल्ड प्लान के साथ में जो आपने फंड शॉर्टलिस्ट करने हैं उनका फ्यूचरिस्टिक व्यू देखिए। अंडरलाइन आज गवर्नमेंट का अगर फोकस मैन्युफैक्चरिंग में है, या कंजम्पशन आपको ऊपर चलता दिखता है, या बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में तेजी दिख रही है, तो क्या वो सेक्टर्स में आपने उन फंड्स ने इन्वेस्ट कर रखा है एक अच्छी मात्रा में? देखिए, आपको लेवल 2 लेवल 3 जाना पड़ेगा, ये आपका हार्ड एंड मनी है। आपने फंड मैनेजर को दे दिया या खुद, और या फिर आप अपने आप मैनेज कर रहे हैं, फंड मैनेजर को दे दिया पैसा, बट आपको थोड़ा टाइम निकाल के स्टडी करना पड़ेगा। आपको एक 6 मंथली रिव्यू करना पड़ेगा कि आपके पोर्टफोलियोज कैसा कर रहे हैं। नॉट दैट कि आप बहुत फ्रीक्वेंट चर्न करें, बट यू शुड बी अवेयर अबाउट क्या है। तो यस, कॉस्ट इज इंपॉर्टेंट, बट कॉस्ट शुड नॉट बी द ओनली क्राइटेरिया जिसको देख के आप अपना एलोकेशन करें। बिल्कुल। बहुत बहुत अगर आप थॉट में जाएंगे तो आपको पता चलेगा that कैसे आप कॉस्ट कम कर सकते हैं उसी फील्ड में इंडेक्स फंड या ETF लेके। बिल्कुल। ऋषिकेश, अब एक सवाल आपसे, और वो ये कि 2025 जिस तरीके से पूरा वॉलेटाइल रहा, अगर मान लीजिए 2026, मतलब भगवान ना करे कि ऐसा हो, लेकिन अगर मान लीजिए कि ऐसा ही अगर हमने 2026 भी साल देखा, तो फिर जो डिसिप्लिन का फैक्टर है वो कैसे मैनेज करना है? स्मिता जी, डिसिप्लिन का फैक्टर जो है वो अनुशासन जिसे हम कहते हैं वो हमेशा बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि अनुशासन ही है जो आपको लॉन्ग टर्म में पैसे कमा के दे सकते हैं। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ 2 तरीके हैं पैसे बनाने के। एक तो आपको मार्केट को आउटस्मार्ट करना पड़ेगा, और ऐसा एक मल्टी बैगर फंड या मल्टी बैगर स्टॉक उठाना पड़ेगा जिससे आपकी बहुत ज्यादा वेल्थ बन जाए। लेकिन वो 1 in 100 की पॉसिबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी होती है। लेकिन अगर दूसरा तरीका है पैसे कमाने का या वेल्थ जनरेट करने का, वो है पूरे मार्केट को आप आउट डिसिप्लिन कीजिएगा। आप आउट डिसिप्लिन करने की गुंजाइश है 99 और 100, तो आप आउट डिसिप्लिन कर सकते हो। और एक बहुत अच्छा तरीका है डिसिप्लिन फॉलो करने का, वो है SIP के द्वारा।
तो एसआईपी जो है वो बरकरार रखनी चाहिए। सबसे पहली बात तो कई बार क्या होता है कि अगर वॉलेटाइल मार्केट आता है, जैसे 2025 एक वॉलेटाइल मार्केट आया है, अगर कोई वॉलेटाइल मार्केट आता है तो लोग एसआईपी बंद कर देते हैं। लेकिन हमने ये स्टडी किया है कि अगर एक निगेटिव रिटर्न वाला साल भी आए तो भी अगले 5 साल में आप उसका रिटर्न देखोगे तो करीबन 12-13% का रिटर्न कंपाउंडिंग के हिसाब से हो सकता है, एनुअल रिटर्न बन सकता है। तो एसआईपी में स्टॉपेज लाने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी चीज ये है कि एसआईपी के माध्यम से अगर आप अनुशासित तरीके से निवेश करते रहोगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, समझो 5,000 की एसआईपी कर रहे हो तो करीब करीब 25 साल में आपके वो एसआईपी का कॉर्पस करीबन 1 करोड़ का हो जाता है। और इसी में अगर आप स्टेप अप एसआईपी करो, जहां पे आप हर साल 10% से एसआईपी की ग्रोथ करो, तो आपका वो 25 साल की जगह पे 20 साल में वो 1 करोड़ का कॉर्पस जमा हो सकता है। अगर हम एसआईपी का रिटर्न 13-14% का माने तो अगर ये डिसिप्लिन, ये अनुशासित तरीके से हम निवेश करते रहेंगे तो वेल्थ जनरेट होने की गुंजाइश बहुत बढ़ जाती है। बिल्कुल, तो ये सारे फैक्टर्स वो हैं, ये सारे मंत्र वो हैं जो निवेशकों को फॉलो करने हैं। अब थोड़ा एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद आप लोगों से समझेंगे कि बेसिकली किस जगह पर पैसा लगाएंगे 2026 में, जहां से एक बार फिर बहुत सारा बेहतर रिटर्न कमाया जा सकता है। तो कौन कौन सी वो सेक्टर्स होंगी, थीम होंगी जहां पर बनाएंगे 2026 में नजर। रुकेंगे कुछ देर। हैप्पी निवेश शेयर देख रहे हैं आप, यानी मनी गुरु में, और इसमें हम बात कर रहे हैं 2026 में क्या हो आपका निवेश मंत्र। हमारे साथ बात करने के लिए ऋषिकेश पालवे और साथ ही क्षितिज महाजन इस वक्त मौजूद हैं। क्षितिज, आपके पास आती हूँ, आप बता दीजिए जरा 2026 में एक परफेक्ट एसेट एलोकेशन की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए किसी के भी पोर्टफोलियो में। स्टिक टू व्हाट यू हैव बीन डूइंग। आपने जो पेशेंस दिखाया है, जैसे कि आपने पहले लास्ट क्वेश्चन में पूछा, हो सकता है मार्केट थोड़ा और पेशेंस टेस्ट करे, बट दैट्स हाउ मार्केट्स आर। अगर हर साल 12%, 13%, 14% रिटर्न आने लगे तो हर बंदा मार्केट में इन्वेस्ट करना लगे, तो आपकी पेशेंस को मार्केट रिवॉर्ड करता है। लॉन्ग टर्म में आपको इन्फ्लेशन बीटिंग वेल्थ क्रिएशन करा के देता है। ये इक्विटी मार्केट की खासियत रही है, जो अब तक हमने देखा है जब से, जैसे जितने भी इंडियन या बाहर की मार्केट्स को हमने देखा है। तो आई थिंक एसेट एलोकेशन का मेरे हिसाब से तरीका यही होना चाहिए। आप डिपेंडिंग ऑन योर एसेट क्लास, लोग वापस फिक्स इनकम की तरफ गए हैं कि हर चीज इक्विटी में नहीं हो सकती है। आपको फिक्स इनकम में पैसा रखना है, कुछ पाउडर ड्राई भी रखना है कि जब मार्केट में अगर आपको दोबारा से कुछ एक अपॉर्चुनिटी मिले मार्केट फॉल की, तो आप उसमें पैसा डिप्लॉय कर सकें। तो आई थिंक ब्रॉडली आप एक अच्छा इंडेक्स फंड लीजिए, निफ्टी 50 ले सकते हैं किसी भी एमसी का। साथ में आप एक फ्लेक्सी कैप फंड लीजिए, एक मल्टी कैप फंड लीजिए, लार्जर मिड कैप लीजिए। अगर आप थोड़ा कंजर्वेटिव इक्विटी अप्रोच करना चाहते हैं तो आप बैलेंस एडवांटेज फंड ले सकते हैं। और इस समय स्मॉल और मिड कैप बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं वैल्यूएशन वाइज, तो सिप के लिए या फिर लमसम ओवर नेक्स्ट 10 to 12 वीक्स एसटीपी के लिए भी उनमें से भी एक फंड लिया जा सकता है। 5 से 6 फंड रखिए, उनके साथ रादर देन लुकिंग एट उनका डेली बेसिस पे क्या प्राइस मूवमेंट है, आप बेटर है कि आप उनके यूनिट्स कितने इकट्ठे कर सकते हैं उस पर फोकस कीजिए। और अपने गोल के हिसाब से हर फंड को अलाइन कीजिए। एक मैं चीज बार बार बोलता हूँ, आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए फंड्स मत लीजिए, हर फंड का कोई पर्पस होगा आपके पोर्टफोलियो में, चाहे आपका रिटायरमेंट हो, चाहे उसका मैरिज हो, उसका एजुकेशन हो, फॉरेन ट्रिप हो, कार हो, घर हो या फिलंथ्रॉपी हो। तो हर गोल को अलाइन कीजिए ताकि इरिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट क्या मूड में है, आपका वो गोल जब तक अप्रोच नहीं हो रहा है आप उसमें बने हुए हैं। सो इक्विटी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है, लास्ट चीज स्मिता, वो 5 साल प्लस के व्यू से ही कीजिए। बिल्कुल। और आपके पास ऋषिकेश आते में जरा ये बताइए कि 2026 में वो कौन कौन से फंड्स या फिर कैटेगरीज होंगी जहां पर नजर बनाए रखना जरूरी है। सुमिता जी, जैसे मैंने पहले कहा था कि प्रोडक्ट पे ध्यान ना दे, स्ट्रेटेजी और गोल पे ध्यान दे। पहले तो गोल निर्धारित कर लो, जैसे मैंने पहले भी कहा, और उसके अनुसार एक स्ट्रेटेजी निर्धारित कीजिए जो आपका गोल मीट करने में हेल्प करेगी। एज फार एज कौन से स्कीम्स या कौन से कैटेगरी ऑफ फंड्स में निवेश करना चाहिए, तो इक्विटी में अगर आपको निवेश करना है तो लार्ज कैप फंड है, फ्लेक्स कैप फंड है, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये फंड्स में आपने निवेश करना चाहिए। डेट में निवेश करना है तो गिल्ड फंड्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जैसे मैंने पहले भी कहा, आपको लेंड कर सकते हो। तो ये सारे फंड्स है, वहां पे आपका निवेश होना चाहिए। एलोकेशन जो है, अगर आपका एलोकेशन 1 साल के भीतर का है, अवधि 1 साल की है, तो
100% आप डेट में निवेश कीजिए, लेकिन आपका रिटर्न वहां पे 6.5-7% का होगा। तो 2 से 5 साल के लिए है तो आपका एसेट एलोकेशन 70-30 होना चाहिए, जहाँ पे 70% जो है वो इक्विटी में जाएगा और 30% जो है वो डेट में जाएगा। रिटर्न एक्सपेक्टेशन आप करीबन 11% के रख सकते हो। और अगर 5 साल से ऊपर आपकी अवधि है तो आपने 80-20 का रेशियो रखना चाहिए, वेर 80% इज इन इक्विटी एंड 20% इज इन डेट। तो इस हिसाब से निवेश करना चाहिए और ये मूल मंत्र है, इसको फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल। और अब वक्त हो गया है बहुत क्विकली लेकिन बहुत जरूरी आप लोगों के निवेश मंत्र जानने का। तो क्षितिज, मैं आपसे शुरू करना चाहती हूँ, नए साल में आपका निवेश मंत्र क्या है दर्शकों के लिए? स्मिता, मेरा सबसे इंपॉर्टेंट निवेश मंत्र ये है कि आप प्रोसेस को फॉलो करें। ट्रस्ट द प्रोसेस, फॉलो द प्रोसेस। आउटकम जो है वो प्रोसेस के हिसाब से ही है, और जब आप एक प्रोसेस में ट्रस्ट करते हैं ना तो आउटकम आता ही आता है। सो जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। अच्छा, जर्नी उतनी इंपॉर्टेंट है, दूसरा मंत्र है, जितना कि आपका एंड डेस्टिनेशन। सो हम ये सोचें हम यहाँ पे पहुंच रहे हैं, हमें ये करना है वो करना है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें देखें दैट हमें अपने गोल जो हमने एस्टैब्लिश किया, अगर उसकी अवधि नहीं आई है तो हमें स्ट्रेस नहीं लेना है। जब भी मार्केट में कुछ फॉल की अपॉर्चुनिटी आती है उसमें टॉपअप जरूर करना है, वो इंपॉर्टेंट है। तीसरा, अपने को अवेयर रखना है, ये हार्ड एंड मनी है, लेवल 2 लेवल 3 पे थोड़ा रिसर्च करना है। आज इतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी है स्मिता, आई थिंक नथिंग स्टॉप्स अस कि हम जाके समझे कि कौन से सेक्टर में एलोकेशन है, एक ब्रॉडर ट्रेंड समझें कि आज गवर्नमेंट फोकस कौन से ऐसे सेक्टर्स बेटर कर सकते हैं, कौन से ऐसे फंड्स हैं जहां पे एक बेटर एलोकेशन है उन सेक्टर्स में, तो उसमें हमें इन्वेस्ट करना है। टैक्स उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपका इन्वेस्टमेंट है। आप 2 तरह से रिटर्न अपना अच्छे बना सकते हैं, जो इन्वेस्टर सुन रहे हैं हमें, अच्छे फंड में इन्वेस्ट करके और बेटर टैक्स प्लान करके। सो आपके पास 1.25 लाख का कैपिटल गेन का लिमिट है हर साल का, आप ऐसा विड्रॉ कर सकते हैं अमाउंट जो, अगर आपको टैक्स प्लान करना है, जो उतना जो आपका बिना किसी टैक्स पेइंग एग्जम्पशन के साथ आप विड्रॉ करें, अगर करना है तो। आपने स्ट्रैटेजी यहाँ पर बताई क्षितिज, लेकिन टाइम इतना कम है कि मुझे आपको बीच में रोकना पड़ा। ऋषिकेश, आप भी क्विकली बता दीजिए आपका निवेश मंत्र 2026 का। स्मिता जी, मेरा निवेश मंत्र 2026 का ये है कि जिंदगी में कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं वो ऑप्शनल नहीं होते। फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट्स वो एक सब्जेक्ट है, वो ऑप्शनल नहीं है। इसके बारे में आपको पढ़ाई करनी बहुत जरूरी है। काफी सारे विकल्प है जहाँ पे आप निवेश कर सकते हो, सारे विकल्प की पढ़ाई कीजिएगा। और इन्वेस्टमेंट्स में आपको ये जानना जरूरी नहीं कि कहाँ पे निवेश करना है, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी कहाँ निवेश नहीं करना है। तो वो एक बार एलिमिनेशन का प्रोसेस हो जाता है तो आपको पता चलेगा निवेश करना कहाँ है। और एजुकेट योरसेल्फ एंड अंडरस्टैंड बेसिक्स ऑफ फाइनेंस समझने बहुत जरूरी है। रिटर्न्स क्या होते हैं, रिस्क क्या होती है, ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है। और एक लास्ट चीज मैं कहूंगा कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ केवल आपके लिए नहीं होते हैं, लेकिन आपको स्टेट प्लानिंग पे उतना ही तवज्जो देना जरूरी है। तो एक विल बनाना बहुत जरूरी है, इस पे चूक ना हो 2026 में। तो ये कुछ चीजें मैं कहना चाहूंगा दर्शकों को 2026 के लिए। बिल्कुल, तो बहुत अच्छे अच्छे मंत्राज आप दोनों की तरफ से दिए गए, और हम उम्मीद करते हैं कि इसके बाद एक अगला आखिरी हमारा इस साल का शो भी हम करेंगे, जिसमें हम इसी तरीके से और भी बहुत सारी बातें 2026 में जो आपको लेके जानी है वो जरूर करेंगे। इससे पहले थैंक यू सो मच ऋषिकेश हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच क्षितिज इस शो पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।